नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्त सिंधु और मैं साक्षी पाठक लेकर हाजिर हुई हूँ हमारी इस खास पेशकश के छठे एपिसोड को। 6 अगस्त बुधवार, हमेशा की तरह गांधी जी जल्दी उठ गए थे। बाहर अभी अंधेरा था। वहां के शरणार्थी शिविर के निकट ही गांधी जी का पड़ाव भी था। वैसे तो वह कोई बड़ा शहर नहीं था, एक छोटा सा गांव ही था, परंतु अंग्रेजों ने वहां पर अपना सैनिक ठिकाना तैयार किया हुआ था, इसलिए वाह का अपना महत्व था। प्रशासनिक भाषा में कहें तो यह वाह कैंट था। इस कैंट में अर्थात वाह के उस शरणार्थी कैंप के एक बंगले में गांधी जी ठहरे हुए थे। वाह का शरणार्थी शिविर नजदीक ही था, इसलिए उस शिविर से आने वाली गंदी बदबू अत्यधिक तीव्र महसूस हो रही थी। इसी बदबू वाली पृष्ठभूमि में गांधी जी ने अपनी प्रार्थना समाप्त की। आज गांधी जी का काफिला लाहौर जाने वाला था। लगभग 250 मील की दूरी थी। संभावना थी कि कम से कम 7-8 घंटे तो लगने ही वाले हैं, इसलिए वाह से जल्दी निकलने की योजना थी। निश्चित कार्यक्रम के मद्देनजर सूर्योदय होते ही गांधी जी ने वाह कैंट छोड़ दिया और रावलपिंडी मार्ग से वे लाहौर की तरफ निकल पड़े। लाहौर, रावी नदी के तट पर स्थित यह शहर सिख इतिहास का महत्वपूर्ण शहर है। प्राचीन ग्रंथों में लवपुर अथवा लवपुरी के नाम से पहचाने जाने वाला शहर, इस शहर में लगभग 40% हिंदू सिखों की आबादी है। मार्च में मुस्लिम लीग द्वारा भड़काए गए दंगों के बाद बड़े पैमाने पर हिंदुओं और सिखों द्वारा अपने घर बार छोड़ने आरंभ कर दिए थे। लाहौर आर्य समाजियों का भी गढ़ है। अनेक कट्टर आर्य समाजी लाहौर में ही पले बढ़े और इन्होंने संस्कृत भाषा को भी आगे बढ़ाया। लाहौर में इस समय अनेक संस्कृत पाठशालाएं हैं। संस्कृत के पुरोधा तथा भारत विद्या के प्रकाशक मोतीलाल बनारसी दास यहीं के हैं। हालांकि अब लगातार होते दंगों के कारण उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत जाने का फैसला कर लिया है। इस बात के स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं कि लाहौर पाकिस्तान में जाएगा। इस कारण महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी और उनकी समाधि वाला ये शहर छोड़कर भारत जाना लाहौर के सिखों के लिए बहुत कठिन हो रहा है। शीतला माता का मंदिर, भैरव मंदिर, दावर रोड स्थित श्री कृष्ण मंदिर, दूध वाली माता मंदिर, डेरा साहब, आर्य समाज मंदिर जैसे कई प्रसिद्ध मंदिरों का अब क्या होगा, इसकी चिंता प्रत्येक हिंदू सिख के मन में है। प्रभु रामचंद्र के पुत्र लव, जिन्होंने यह शहर बसाया था, उनका मंदिर भी लाहौर के किले के अंदर स्थित है। वहां के पुजारियों को भी इस बात की चिंता है कि अब इस मंदिर का और हमारा भविष्य क्या होगा। ऐसे ऐतिहासिक शहर लाहौर में गांधी जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दूसरा अर्थ हिंदू और सिख ही है, क्योंकि लाहौर कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ता पहले ही मुस्लिम लीग का काम करने लग गए हैं। जब पाकिस्तान का निर्माण होना ही है और यहाँ कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो फिर क्यों खामखा कांग्रेस का बोझा अपनी पीठ पर ढोना। यही सोचकर मुस्लिम कार्यकर्ता कांग्रेस से गायब हो चुके हैं। इसलिए अब लाहौर के इन बचे कुचे हिंदू सिख कार्यकर्ताओं को गांधी जी की ये भेंट बहुत ही आशादायक लग रही है। जिस समय गांधी जी वाह से लाहौर के लिए निकले थे, लगभग उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक गुरु जी भी कराची से सिंध प्रांत के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद जाने के लिए निकले थे। गांधी जी की तरह वह भी सुबह जल्दी उठ गए थे। यह उनकी नियमित दिनचर्या थी। सुबह 6 बजे सूर्योदय होते ही गुरु जी ने प्रभात शाखा में प्रार्थना की और शाखा पूर्ण करने के उपरांत एक छोटी सी बैठक ली। सिंध प्रांत के सभी प्रमुख शहरों के संचालक, कार्यवाह एवं प्रचारक इस बैठक में उपस्थित थे। ये सभी लोग गुरु जी के कल वाले कार्यक्रम में भी उपस्थित थे। इस बैठक में पाकिस्तान के हिंदू सिखों को भारत में सुरक्षित रूप से कैसे पहुंचाया जाए, इस बारे में योजना बनाई जा रही थी। गुरु जी अपने कार्यकर्ताओं की व्यथा सुन रहे थे, उनकी समस्याएं समझ रहे थे। पास में ही बैठे हुए डॉक्टर आबाजी थत्थे बड़े ही व्यवस्थित पद्धति से अनेक बातों के नोट्स तैयार कर रहे थे। कल संघ के सार्वजनिक बौद्धिक में जो बातें गुरुजी ने अपने उद्बोधन में कही थी, वे पुनः एक बार वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को समझाई। हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नियति ने ही संघ के कंधों पर सौंपी है। गुरुजी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा
कि संगठन क्षमता से हम लोग बहुत ही असाध्य बातें भी सरलता से पूरी कर सकते हैं। बैठक के पश्चात सभी कार्यकर्ताओं के साथ गुरुजी ने अल्पाहार ग्रहण किया और लगभग सुबह 9 बजे गुरुजी हैदराबाद की तरफ निकल पड़े। कराची के कुछ स्वयं सेवकों के पास कार थी। उन्हीं में से एक कार में गुरुजी, आबाजी, प्रांत प्रचारक राजपाल जी, पूरी एवं सुरक्षा की दृष्टि से एक स्वयं सेवक इस गाड़ी में बैठे। दंगों के उस अत्यंत अस्थिर वातावरण में भी किसी सेनापति या राष्ट्राध्यक्ष की तरह वहां के स्वयंसेवक गुरुजी गोलवलकर को हैदराबाद ले जा रहे थे। कराची से हैदराबाद का रास्ता लगभग 94 मील का है, लेकिन काफी अच्छा है। इस कारण ऐसा विचार था कि दोपहर भोजन के समय गुरुजी हैदराबाद पहुंच जाएंगे। रास्ते में भी प्रांत प्रचारक राजपाल जी ने गुरुजी को वहां की भयावह परिस्थिति के बारे में अवगत करा दिया। 17 योक रोड, नेहरू जी के निवास स्थान का कार्यालय। नेहरू जी के सामने कल 5 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा लिखित एक पत्र रखा हुआ था। उसका उत्तर उन्हें देना था। माउंटबेटन ने एक बड़ी ही विचित्र मांग रखी थी। काफी विचार करने के बाद नेहरू जी ने इस पत्र का उत्तर अपने सचिव को डिक्टेट करना आरंभ किया। प्रिय लॉर्ड माउंटबेटन, आपके 5 अगस्त वाले पत्र का आभार। इस पत्र में आपने उन दिनों की सूची भेजी है जिन दिनों में भारत की शासकीय इमारतों पर यूनियन जैक फहराया जाना चाहिए। मेरे अनुसार इसका अर्थ ये निकलता है कि भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों पर हमारे राष्ट्रध्वज के साथ साथ यूनियन जैक भी फहराया जाए। आपकी इस सूची में केवल एक दिन के बारे में मुझे समस्या है। वह दिन है 15 अगस्त का, अर्थात हमारी स्वतंत्रता का दिवस। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन यूनियन जैक फहराना उचित नहीं होगा। हालांकि लंदन स्थित इंडिया हाउस पर आप उस दिन यूनियन जैक फहराएं तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अलबत्ता जो अन्य दिन आपने सुझाए हैं, जैसे 1 जनवरी को सैनिक दिवस, 1 अप्रैल वायुसेना दिवस, 25 अप्रैल अंजाक दिवस, 24 मई राष्ट्रकुल दिवस, 12 जून ब्रिटेन के राजा का जन्मदिन, 14 जून संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज दिवस, 4 अगस्त ब्रिटिश महारानी का जन्मदिन और 11 नवंबर विश्व युद्ध में दिवंगत हुए सैनिकों का स्मरण दिवस। इन सभी दिनों में हमें कोई समस्या नहीं है और इन अवसरों पर सभी सार्वजनिक स्थानों पर यूनियन जैक फहराया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आज मुंबई में हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की घोषणा हुए अभी केवल 2 ही दिन हुए हैं। ऐसा स्पष्ट संकेत है कि उन्हें कानून मंत्रालय सौंपा जाएगा। इस कारण मुंबई के उनके निवास स्थान पर उनसे भेंट करने वालों, विशेषकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कार्यकर्ताओं की लंबी कतारें हैं। स्वाभाविक ही है, क्योंकि उन्हें प्रिय नेता को भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद मिला है। इस तमाम व्यस्तताओं के बीच बाबा साहेब को थोड़ा एकांत चाहिए था। उनके दिमाग में अनेक विचार चल रहे थे। विशेषकर देश के पश्चिम भाग में भीषण हिंदू मुस्लिम दंगों की खबरें उन्हें बेचैन कर रही थी। इस संबंध में उनके विचार एकदम स्पष्ट थे। बाबा साहब भी विभाजन के पक्ष में ही थे, क्योंकि उनका यह साफ मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों का सह अस्तित्व संभव ही नहीं है। अलबत्ता विभाजन के लिए अपनी सहमति देते समय बाबा साहब की प्रमुख शर्त थी जनसंख्या की पूर्ण अदला बदली करना। उनका कहना था कि चूंकि विभाजन धर्म के आधार पर हो रहा है, इसलिए प्रस्तावित पाकिस्तान के सभी हिंदू सिखों को भारत में तथा भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान में विस्थापित किया जाना आवश्यक है। जनसंख्या की इस अदला बदली से भी भारत का भविष्य शांतिपूर्ण होगा। कांग्रेस के अन्य कई नेताओं, विशेषकर गांधी जी और नेहरू के कारण बाबा साहब का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। इसका उनको बहुत दुख हुआ। उन्हें बार बार लगता था कि यदि योजनाबद्ध तरीके से हिंदू मुस्लिमों की जनसंख्या की अदला बदली हुई होती तो लाखों निर्दोषों के प्राण बचाए जा सकते थे। गांधी जी के इस वक्तव्य पर कि भारत में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहेंगे, बाबा साहब को बहुत क्रोध आता था। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ से किसी तरह बाहर निकलकर बाबा साहेब अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। वे इस बात का विचार कर रहे थे कि अब उन्हें अपने मंत्रालय में क्या क्या काम करने हैं। इसी बीच उन्हें ध्यान आया कि आज हिरोशिमा दिवस है।
आज के ही दिन अमेरिका ने जापान पर अणुबम गिराया था। इस घटना को 2 वर्ष होने जा रहे हैं। जापान के निर्दोष नागरिकों की हत्या के स्मरण से बाबा साहब का मन खिन्न हो चला था। आज शाम को मुंबई के वकीलों की एक संस्था ने बाबा साहब का सार्वजनिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया था। इस समारोह में क्या बोलना है, इस बात पर वह गहन विचार करने लगे। दोपहर लगभग 1:30 बजे गांधी जी का काफिला लाहौर पहुंचा। यहाँ भोजन करने के पश्चात तुरंत ही गांधी जी कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले थे। जिस कांग्रेस पदाधिकारी के यहाँ गांधी जी का भोजन होने वाला था, उनका घर हिंदू बहुल बस्ती में ही था। हालांकि वहां भी गांधी जी ने जो दृश्य देखा वह मन को खिन्न करने वाला ही था। उन्हें मार्ग में कुछ जले हुए मकान, कुछ जली हुई दुकानें दिखाई थी। गांधी जी बहुत ही कम आहार लेते थे, केवल बकरी का थोड़ा सा दूध, सूखा मेवा और अंगूर या कोई और फल, बस इतना ही उनका आहार था। इन सभी वस्तुओं की व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी। गांधी जी के साथ आए हुए काफिले के लोगों की भोजन व्यवस्था भी इसी पदाधिकारी के यहाँ थी। भोजन वगैरह संपन्न होने के पश्चात लगभग 2:30 बजे गांधी जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे। हमेशा की तरह प्रार्थना के बाद उनकी सभा शुरू हुई। गांधी जी ने हल्के हल्के मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं से अपनी बात रखने का आग्रह किया और मानो कोई बांध ही फूट पड़ा हो। इस प्रकार सभी कार्यकर्ता धड़ाधड़ बोलने लगे। केवल हिंदू सिख कार्यकर्ता ही बचे थे। वे अपने ही नेतृत्व पर बेहद चिढ़े हुए थे, क्रोध में थे। उन्हें अंतिम समय तक यही आशा थी कि जब गांधी जी ने कहा कि देश का विभाजन नहीं होगा और यदि हुआ भी तो वह मेरे शरीर के 2 टुकड़े होने के बाद ही होगा, तो चिंता की कोई बात ही नहीं। इस बयान के आधार पर लाहौर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आश्वस्त थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 जून को ही मानो ये सब कुछ बदल चुका था। इसी दिन विभाजन की घोषणा हुई थी और वह भी कांग्रेस की सहमति से। अब अगले 8-15 दिनों के भीतर हम जितना भी सामान समेट सकते हैं उतना लेकर हमें निर्वासित की तरह भारत में जाना होगा। संपूर्ण जीवन मानो उलट-पुलट हो गया है, अस्त व्यस्त हो चुका है, जबकि वे कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी पर अपने प्रश्नों की बौछार कर दी। गांधी जी भी शांत चित्त से ये सब कुछ सुन रहे थे। वे चुपचाप बैठे थे। अंततः पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को शांत किया और उन्हें रोकते हुए कहा कि गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, कम से कम हम उन्हें सुन तो लें। लाहौर शहर के 700-800 कार्यकर्ता एकदम शांत हो गए। अब वे बड़ी आशा भरी निगाहों से ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर गांधी जी के मुंह से उनके लिए कौन से शब्द मरहम के रूप में निकलते हैं। इसी बीच उधर सिंध प्रांत के हैदराबाद में गुरु जी का भोजन समाप्त हो चुका था और वे वहां के स्वयं सेवकों के साथ बातचीत कर रहे थे। आबा जी ने उन्हें 1-2 बार टोका भी कि वे कृपया थोड़ी देर आराम कर लें, निद्रा ले लें, परंतु सिंध प्रांत के इस विषाक्त वातावरण को देखते हुए गुरु जी के लिए निद्रा तो दूर, थोड़ी देर लेटना भी संभव नहीं था। हैदराबाद के स्वयंसेवक पिछले वर्ष नेहरू जी के हैदराबाद दौरे का किस्सा सुना रहे थे। नेहरू जी ने पिछले वर्ष अर्थात 1946 में हैदराबाद में एक आम सभा लेने का सोचा था। उस समय तक विभाजन वाली कोई बात नहीं थी। सिंध प्रांत में मुसलमानों की संख्या गांवों में ही अधिक थी। कराची को छोड़कर लगभग सभी शहर हिंदू बहुल थे। 70% से भी अधिक हिंदू जनसंख्या थी। इसके बावजूद मुस्लिम लीग की तरफ से देश के विभाजन की मांग वाला आंदोलन जोर शोर से चल रहा था और यह आंदोलन पूरी तरह हिंसक था। इसलिए केवल 30% होने के बावजूद मुसलमानों ने शहर पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। सभी सार्वजनिक स्थानों पर हिंदुओं के विरोध में बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। सिंध प्रांत के मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग का मंत्री खुर्रम तो सरेआम अपने भाषणों में हिंदुओं की लड़कियां उठा ले जाने की धमकियां दे रहा था। इन दंगाई मुसलमानों की गुंडागर्दी का मुकाबला करने में केवल एक ही संस्था सक्षम सिद्ध हो रही थी और वह थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। प्रांत प्रचारक राजपाल पुरी इस क्षेत्र में नियमित रूप से प्रवास पर आते रहते थे। इसलिए जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू की होने वाली सभा को मुस्लिम लीग के गुंडे बर्बाद करने वाले हैं तथा नेहरू की हत्या की योजना बना रहे हैं,
तब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस समय सिंध के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिमनदास और लाला कृष्ण चंद ने संघ के प्रांत प्रचारक राजपाल पुरी से संपर्क किया और नेहरू की सुरक्षा के लिए संघ स्वयं सेवकों की मदद मांगी। राजपाल जी ने सहमति जताई और मुस्लिम लीग की चुनौती स्वीकार की। इसके बाद ही हैदराबाद में नेहरू जी की एक विशाल आम सभा हुई, जिसमें संघ के स्वयं सेवकों की सुरक्षा व्यवस्था एकदम चौकस थी। उन्हीं के कारण इस आम सभा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ना ही कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ। गुरु जी के सानिध्य में हैदराबाद में स्वयं सेवकों का बड़े पैमाने पर एकत्रीकरण हुआ। लगभग 2000 से अधिक स्वयं सेवक उपस्थित थे और पूर्ण गणवेश में उत्तम सांघिक संपन्न हुआ। इसके पश्चात गुरु जी अपना उद्बोधन देने के लिए खड़े हुए। उनके अधिकांश मुद्दे वही थे जो उन्होंने कराची के भाषण में कहे थे। अलबत्ता गुरु जी ने इस बात पर बल दिया कि नियति ने हमारे संगठन पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। इस कारण सभी हिंदू सिख बंधुओं को अपने परिवारों सहित सुरक्षित रूप से भारत ले जाने के लिए हमें अपने प्राणों की बाजी लगानी है। आज नहीं तो कल हम पुनः अखंड भारत बनेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सामने हिंदुओं की सुरक्षा का काम अधिक महत्वपूर्ण और चुनौती भरा है। अपनी संगठन शक्ति के बल पर ऐसे अनेक असाध्य कार्य हम संपन्न कर सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। संगठन के माध्यम से हमें अपना पुरुषार्थ दिखाना है। उधर लाहौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में गांधी जी ने शांत चित्त से अपना भाषण आरंभ किया। मुझे ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है कि पश्चिम पंजाब से सभी गैर मुस्लिम लोग पलायन कर रहे हैं। कल वाह के शिविर में भी मैंने यही सुना और आज लाहौर में भी मैं यही सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपका लाहौर शहर अब मृत होने जा रहा है तो इससे दूर ना भागें, बल्कि इस मरते हुए शहर के साथ ही आप भी अपना आत्म बलिदान करते हुए मृत्यु का वरण करें। जब आप भयग्रस्त हो जाते हैं तब वास्तव में आप मरने से पहले ही मर जाते हैं। यह उचित नहीं है। मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा यदि मुझे यह खबर मिले कि पंजाब के लोगों ने डर के मारे नहीं बल्कि पूरे धैर्य के साथ मृत्यु का सामना किया। गांधी जी के मुंह से ये वाक्य सुनकर 2 मिनट तक तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझ ही नहीं आया कि वे क्या कहें। वहां बैठे प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता को ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उबलता हुआ लोहा उनके कानों में उंडेल दिया हो। गांधी जी कह रहे थे कि मुस्लिम लीग के गुंडों द्वारा किए जा रहे प्राण घातक हमलों के दौरान आने वाली मृत्यु का सामना धैर्य से करें। ये कैसी सलाह है। लाहौर आते समय ही रास्ते में गांधी जी को एक कार्यकर्ता ने बताया कि भारत का राष्ट्रध्वज लगभग तैयार हो चुका है। केवल उसके बीच में स्थित चरखे को निकालकर सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र रखा गया है। यह सुनते ही गांधी जी भड़क गए। चरखा हटाकर सीधे अशोक चक्र। सम्राट अशोक ने तो भरपूर हिंसा की थी, उसके बाद में बौद्ध पंथ अवश्य स्वीकार किया था, लेकिन उससे पहले तो जबरदस्त हिंसा ही की थी ना। ऐसे हिंसक राजा का प्रतीक चिन्ह भारत के राष्ट्रध्वज में नहीं, कदापि नहीं। इसलिए कार्यकर्ताओं की बैठक समाप्त होते ही गांधी जी ने महादेव भाई से तुरंत एक वक्तव्य तैयार करके अखबारों में देने का आदेश दिया। गांधी जी ने अपना बयान लिखवाया। मुझे आज पता चला है कि भारत के राष्ट्रध्वज के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, परंतु यदि इस ध्वज के बीचों बीच चरखा नहीं होगा तो मैं इस ध्वज को प्रणाम नहीं करूंगा। आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रध्वज की कल्पना सबसे पहले मैंने ही की थी, और ऐसे में यदि राष्ट्रध्वज के बीच में चरखा नहीं हो तो ऐसे ध्वज की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। 6 अगस्त की शाम मुंबई के आकाश में हल्के फुल्के बादल हैं और बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। मध्य मुंबई के एक प्रतिष्ठित सभागार में मुंबई के समस्त अधिवक्ताओं के संगठन का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्वागत और सत्कार किया जाना है। कार्यक्रम बहुत ही उत्तम पद्धति से संपन्न हुआ। बाबा साहेब ने भी पूरे मनोयोग से अपना भाषण दिया। भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर फैले दंगों और हिंसात्मक वातावरण पर भी वे बोले। जैसे जैसे 6 अगस्त की रात काली और घनी अंधेरी होती जा रही थी, वैसे वैसे पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान इत्यादि स्थानों पर रहने वाले हिंदू सिखों के मकानों पर भय की छाया और गहरी होती जा रही थी।
हिंदुओं और सिखों के घरों, परिवारों और विशेषकर लड़कियों पर हमले लगातार तीव्र होते जा रहे थे। सीमावर्ती इलाकों में हिंदुओं के मकानों में लगी आग की ज्वालाओं को दूर से देखा जा सकता था। स्वतंत्रता की दिशा में जाने वाला एक और दिन समाप्त हो रहा था।